बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फिफ्थ अंपायर में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ मौजूद हैं साबिक कप्तान आमिर सुहेल साहब। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के जितने भी अब तक मैचेस हुए, जो इस पूरे टूर्नामेंट को तकनीकी निगाह से देख रहे हैं, उनके लिए आज के मैचेस काफ़ी अलग से थे। आज अगर पहला मैच आप देखें स्कॉटलैंड का और न्यूजीलैंड का, आप स्कॉटलैंड की जिस तरह से कम बैक की पोजीशन थी, आप उस पर भी हैरान रह जाते हैं, जहां पे न्यूजीलैंड को लगता है कि न्यूजीलैंड एक बड़े मार्जिन के साथ आज का मैच जीत सकता था, लेकिन वो मैच जीत नहीं पाया। दूसरा मैच इंडिया और अफगानिस्तान का ले लें। अफगानिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस रही इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान और इंडिया 3 मैचेस हारा हुआ था, लेकिन आज के मैच में शायद अफगानी खेलना भूल गए या फिर बहुत बड़े जज्बात के साथ और इंडियन टीम मैदान में उतरी और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ये एक बड़ा टोटल इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर 210 रन का उन्होंने स्कोर बोर्ड पे जड़ दिया। तो आज के इस पूरे मंजर में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है लंदन से साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका भी और आमिर सुहेल साहब का भी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। बात का आगाज नाजरीन बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त आप ये देखिए कि आज धोया किसने है और किस तरीके से धोया है। हमारा सेगमेंट है धो डाला। रोहित शर्मा ने 47 गेंदें खेली, इस डिजिट को उल्टा कर लें 74 रन उन्होंने जोड़े हैं। आज के दिन सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बहस चल रही है, इसी से बात का आगाज़ करते हैं। आमिर भाई, अगर तकनीकी निगाह से मैच को देखें, बेहतरीन बॉलिंग अफगानिस्तान की रही और आज भी बेहतरीन बॉलिंग थी, लेकिन इंडिया की जानिब से जिस तरह स्कोर बोर्ड पे इतना बड़ा हिंसा सजा दिया गया, टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल, उस पर एक हैशटैग चल रहा है कि फिक्स्ड मैच के हवाले से बातें बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। अब जिस तरह का फिनोमेना बना हुआ था, इंडिया का कम बैक हुआ है, इंडिया एक मुस्तहकम पोजीशन पे अब आगे भी देखने में आ रहा है। आप फिक्स्ड मैच के हवाले से क्या कहेंगे और आज की कारकर्दगी के हवाले? देखिए, फिक्स मैच की तरफ तो अभी नहीं चलते। पहले आपको सियाकों से बात समझाते हैं कि आपने IPL के मैचेस देखे, उसमें टीम में जो मोस्टली खेली हैं वहाँ पे पहली इनिंग्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, क्योंकि पिचेस में वो वाली जान नहीं थी। अबू धाबी वाली पिच के ऊपर आपने देखा कि रन्स बने पहली इनिंग्स में, लेकिन टोटल सेट करते हुए बैट्समैनों को परेशानी का मौका मिला। वही झलक आपको इस T20 वर्ल्ड कप में नज़र आई। जहाँ जहाँ पे बॉल बल्ले के ऊपर स्लाइड ऑन नहीं हो रहा था, वहाँ पे इन्होंने स्ट्रगल किया। सही, सिंगल इन से बन नहीं रही थी, चौके लग नहीं रहे थे। आज कंडीशंस, कल मैं आपको बार बार कह रहा था कि पिच के ऊपर आप निगाह रखिएगा। पिच के आज कैसी पिच, आइडियल पिच इंडिया के लिए, बेस्ट पिच बनी। इस कल भी बहुत बेहतर खेली पाकिस्तान वाली, लेकिन वहाँ से आगाज़ हुआ बैटिंग पिच। वहाँ पे इंडियन बैटर्स को जो है वो मौका मिला फ्रीडम के साथ खेलने का। 19 चौके, 10 छक्के, पहले नहीं लग रहे थे। कंडीशंस चेंज हुई एकदम से, दे स्टार्टेड टू फील कॉन्फिडेंट। पहले एक आधे ओवर में थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन उसके बाद आहिस्ता 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 जब इनको पता लगा कि पेस के साथ बॉल आ रहा है, स्टार्टेड टू फ्लो, पार्टनरशिप बड़ी लगी। उसके बाद आराम से जो है इन्होंने पहली दफ़ा इस टूर्नामेंट में 200 रन कर दिए किसी भी टीम में। सो देखिए, फिक्सिंग के बारे में तो मुझे कोई पता नहीं। मुझे एक चीज़ पता है कि अगर आपने टूर्नामेंट में इंटरेस्ट जनरेट रखना है, उसको बोरिंग नहीं करना फॉर स्पेक्टेटर्स एंड ऑल दैट। मैंने बहुत कलामी के लिए माजरत, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिक्सिंग दूसरे तरीके से तो नहीं हुई जैसे टीम के साथ होती है, उन्होंने माहौल ऐसा जनरेट कर दिया। बात सिंपल सी है कि टूर्नामेंट जो है उसको अलाइव रखने के लिए कुछ ना कुछ करना होता है। कई दफ़ा आपने देखा जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेल रही थी इंग्लैंड में जो कंडीशंस मिल रही थी पाकिस्तान को, वो बहुत ज़्यादा सूटेबल थी। पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी उसको मैच कर रही थी। उसके बाद आपने फिर जो 2019 का वर्ल्ड कप हुआ, उसमें भी आपने देखा कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान चूँकि जनरेट नहीं हो रहा था इंटरेस्ट, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को बड़ी इजी विकेट मिली, न्यूजीलैंड को हराया। फिर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का जो मैच था, इंग्लैंड ने जीतना था, इंग्लैंड के लिए आइडियल पिच बन गई। सो आप सर्फेसिस बना के किसी टीम को फेवर कर देते हैं और उसके ऊपर वो एक्सेल करे, दैट्स फाइन। और मुझे याद है कि 2000 जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसमें मैंने इसी से आंखों से बात में बात की और प्लेइंग कंडीशंस में लिखा हुआ था, वाज़ेह लिखा हुआ था कुछ चीज़ें जो अब मुझे याद भी नहीं है। तो एक चैनल ने मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू कर दी थी कि जी इन्होंने कहा कि मैच फिक्स है।
और इनको पता क्या यार क्रिकेट किस तरह होती है, और जो ऑर्गेनाइजर है वो क्या क्या चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं इंटरेस्ट जो है कायम रखने के लिए। फिक्सिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है, मैंने आपको कल बार बार कहा था कि दोनों मैचेस की पिचेस देखिएगा। ठीक, स्कॉटलैंड का मैच हुआ, कोई ज़्यादा मार्जिन से तो नहीं हारे। अफगानिस्तान के खिलाफ वो बिल्कुल फ्लैट हो गए। उसके बाद वो आई थिंक नमीबिया के खिलाफ मैच हार गए, ठीक है, बिल्कुल ऑफ किलर थे। सडनली उनको भी वो वाली थोड़ी बहुत कंडीशंस अपनी मर्जी के मुताबिक लगी, जहाँ पे स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं था। सही, फास्ट बॉलर का भी गेंद जो है आराम से आ रहा था बल्ले के ऊपर, आपने देखा दे लुक्ड अ डिफरेंट साइड। सो पिचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, वो उसी को ट्वीक करके आप जो है वो किसी टीम की फेवर हो जाती है। आपको पहले मैंने बताया कि दुबई में जो पिच थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, आइडियल पिच थी किसके लिए? इंग्लैंड के लिए। वो ऑस्ट्रेलियन घबरा गए, उन्होंने टीम में चेंज की, सीमिंग वो घास वाली विकेट के ऊपर, ड्राई पिच के ऊपर उन्होंने लेफ्ट आर्म स्पिनर डाल दिया, बैट्समैन कम कर दिया, तो कंडीशन रीड नहीं कर पाए। सो हल्का सा ट्वीक कर दें आप कंडीशंस को किसी टीम की फेवर में, वो एकदम आपको डिफरेंट टीम नज़र आना शुरू हो जाती है। तो यही केस हुआ आज। सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं? अगर आज न्यूजीलैंड बड़े मार्जिन से जीत जाता स्कॉटलैंड से तो सूरत हाल तब्दील हो सकती थी। एक मार्जिन उधर भी कम हुआ, इधर हालात जो थे, पिच कंडीशन जो थी वो इंडिया के मुवाफिक में थी, तो हालात इधर भी बरकरार रहे। तो इस तरह लगता है कि जैसे मुंतजमीन ने यह फैसला किया कि तमाम शायकीन क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रखा जाए और इसी तरह बरकरार रखा गया। नहीं, असल अब आप देखें न्यूजीलैंड की जो आपने बात की है, उनके आखिर में एक बैट्समैन ने आके जो 40 रन किए हैं और 20 और बॉल, तो वहाँ सारा फर्क पड़ा आके कि न्यूजीलैंड कम मार्जिन से जीता है। लेकिन वो अब आईसीसी ने तो ये नहीं कि मारेंगे आखिर में और बॉलर इस तरह की बॉलिंग करेगा। ये क्या सलाहियतें जो कुछ होती हैं, कुछ मैच फिक्स ज़रूर होते हैं, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है क्या सलाहियत है न्यूजीलैंड का, तो आखिर में वो छक्के ना लगते और काफ़ी बड़े छक्के थे। आप ऐसे भी अगर किसी को गेंद फेंके कि ये छक्का मारो तो ऐसे छक्का नहीं लग सकता। वो पिच भी अच्छी थी, गेंद बल्ले पे आ रहा था, और उसके बाद जो बैट्समैन ने वो टेल एंडर ने आके जो छक्के मारे हैं, तो उसमें आईसीसी का क्या किरदार है? कंडीशंस अगर सूटेबल मिल जाए टीम को, ये टूर्नामेंट जो है ये इंडिया का होम टूर्नामेंट है और इसकी ऑर्गेनाइजेशन उनके हाथ में, वो पिचेस को अपनी मर्जी से ट्वीक कर सकते हैं। ग्राउंडमैन जिस तरह की मर्जी पिच बना दें, आप उसके ऊपर क्या एतराज कर सकते हैं? क्या असर तो कोई नहीं है, ये तो नजर आ रहा है सारा कुछ सामने। ये तो मैच की बात हो रही है न्यूजीलैंड की, अभी तो इंडिया के मैच की बात होनी है। जैसे आपने कहा कि कल किसी ग्रीन पिच थी और उस पर गेंद ऑफ द विकेट तेज आ रहा था, तो शॉट जो बजाय ऊपर जाने के ओवर दी रोक जाती थी, छक्का या चौका, तो ये फर्क पड़ा है अपना। और इंडिया की टीम भी मेरा ख्याल है जिन्होंने सही खिलाई है। पहले तो उनका ओपनर एक ऐसा आता था जिसने मेरा ख्याल ओपन पहले किया ही नहीं था, आज उनके रियल ओपनर दोनों गए हैं। उसके बाद अश्विन को उन्होंने डाला है। उनका ऑफ स्पिनर देखें जो बॉलिंग कराता रहा पिछले मैचेस में, वो मुझे लगता था कि बॉलर ना उसका ब्रेक है ना कुछ है, और उसको नया गेंद पर करा दिया है, तो ये वहीं से आप इंडिया नीचे लग जाता था। तो ये देखने में जो बात आई है कि इंडिया प्लेड वेरी वेल, और उसमें जो पिच है उसका पूरा इस्तेमाल किया है, क्योंकि पहले जो पिच थी लो बाउंस था और गेंद को अगर ज़्यादा हिट मारो तो ऊपर ज़्यादा चढ़ जाता था, और इंडिया के लिए ये काफ़ी मुश्किल पड़ी हुई थी। तो मैं ये लोगों के मुझे काफ़ी अपना मैसेज आए हैं, फ़ोन आए हैं कि जी ये अपना मैच है और इंडिया अगर बाहर जो हार जाए तो उसके बाद इनके जो आईपीएल में स्पॉन्सर्स हैं वो भाग जाएंगे। इस तरह की क्या सराहियें जो हो रही थी, मैं हैरान था कि ये क्या बातें कर रहे हैं। अप्रिशिएट करें कि आज इंडिया प्लेड वेरी वेल टुडे। जी, आप जिस तरह आमिर भाई सही कहा, पिछले दिनों में हम बात कर, बिल्कुल सही कहा कि भाई इंडिया प्लेड वेल, कंडीशंस उनको मिली। देखिए, ये जो कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ द गेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप कभी भी जो है वो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। देखिए, अगर ब्रॉडकास्टर कौन है? स्टार स्पोर्ट्स इंडिया का।
ठीक है, अगर इंडिया आज अच्छा ना करती तो इंडिया में तो वर्ल्ड कप ख़त्म था ना। सही, हाँ, इंडिया में वर्ल्ड कप ख़त्म था, उसके बाद इंटरेस्ट ही नहीं था। इंटरेस्ट कायम रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स जो हैं दे डू ट्वीक थिंग्स। आप एक टीम है, आज आपने देखा अफगानिस्तान को शुरू में उनकी मर्जी की विकेटें मिल रही थी, लग रहा था कोई टीम खेल रही है। आज थोड़ी सी फ्लैट कंडीशंस आई जहां पे बड़ी टीमें डोमिनेट करती हैं। इंडिया ने डोमिनेट किया, वो लिमिटेड टीम आपको नजर आई। जहाँ पे आप दूसरे पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, मैं वहाँ पे ऐड ऑन कर देता हूँ। आपका ये कहना था कि हुकूमत की सपोर्ट नहीं है अफगानिस्तान को और वो उसके बगैर आई। बिल्कुल नहीं थी, लेकिन आज के दिन तालिबान का डेलीगेशन जो है वो मैच देखने पहुंचा हुआ था। अब एक आपको जब पीछे से सपोर्ट मिले, गवर्नमेंट का डेलीगेशन भी पहुंचा हो, तो उस पर आप थोड़ा कुछ प्रेशर में नहीं आ जाते? प्रेशर तो नहीं था। आई थिंक जिस तरह इंडिया ने स्टार्ट किया है, जिस तरह उनके बल्ले में आना शुरू हुआ है गेंद, तो उसके बाद जो है वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं रही। देखिए उनका जो मोडेस्ट जो स्ट्रैटेजी रही है, नबी बॉल कर रहे थे नया, 2 ओवर करते थे। आज पहले ओवर में उनको मार पड़ी, उनको चेंजेस करनी पड़ी, और उनके बाद नजीब नहीं था, और वो रिलक्टेंट कैप्टन है कि जो राशिद खान है उनको पावर प्ले में बॉल कराने। आज आप देखें उनके मेन बॉलर आज नजीब नहीं थे। आज नजीब नहीं थे। नजीब ने बैटिंग तो की नहीं, वो दूसरे हैं। नजीब जरदान है, मुजीब इनके जो ऑफ स्पिनर है, मिस्ट्री बॉल जो करते हैं, उनको उनके सारे जो प्लान्स थे, सेट प्लान्स जो चल रहे थे, वो उनको चेंज करने पड़े। जब उनको चेंज करने पड़े तो प्रेशर आया। सही। और फिर आप डेलीगेशन की भी बात करें, दे वर डेस्परेट टू परफॉर्म बेटर, लेकिन कंडीशंस इस तरह की थी कि बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा था। आज आप देखें ये वाली पिच थोड़ी सी गेंद को पकड़ रही होती, स्पिन हो रहा होता, आज राशिद खान के खिलाफ वो इस तरह अटैक करते, उसको आराम से खेलते, गेंद टर्न ही नहीं हो रहा। आज आप पहले मैच में भी देखें तो सोढ़ी को जिस तरह से सोढ़ी को 16 रन्स एक ओवर में पड़े हैं, वो सोढ़ी से ही समझ से बाला करते। कि आप आज देखें इन्होंने स्कॉटलैंड ने किन के खिलाफ स्ट्रगल किया थ्रू आउट, जहाँ पे गेंद हिला ना वहाँ पे, आज गेंद हिला ही नहीं, आज बल्ले पे आ रहा था। तो आई थिंक कंडीशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। आप किसी की फेवर की पिच दे दो तो टीमें जो हैं एकदम से वो शेर हो जाती हैं। आप देखें ना, अब मैं वही जिक्र कर रहा हूँ ना, आज देखें बाउंड्री रेशो देखें इंडिया की, 19 बाउंड्रीज चौके और 10 छक्के। सही। उसकी वजह क्या थी? वो पिच उनकी जो बैटिंग के मुवाफिक थी वो उनको मिली। 2 ओवर में उन्होंने पहले देखा कि क्या हो रहा है, उसके बाद दे वेंट आफ्टर द बॉलिंग और 200 से ज़्यादा रन्स लगा दिए। बड़ा फ़र्क पड़ता है कंडीशन। सरफराज साहब, आप क्या राय रखते हैं? आज का मैच अगर अफगानिस्तान जीत जाती तो उसके चांसेस बहुत रोशन हो सकते थे। अभी भी उसके चांस हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर वो अच्छे मार्जिन से जीत जाती है। अभी +1 पॉइंट उनका है स्ट्राइक रेट, आप रन रेट उनका यही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल के अंदर जिस तरह का परफॉर्म किया, बहुत अच्छा किया या अच्छा इससे किया जा सकता? देखें, आज जो इंडिया आउटस्टैंडिंगली खेला है, उसके बाद फिर इतना बड़ा मार्जिन था, टोटल था, कि जो अफगानिस्तान कोशिश करना भी चाहे तो उनकी शुरू में 13 रन पे 2 विकेटें गिर गई और वहीं से वो काफ़ी डाउन हो गए, और उसके बाद आप ग्रेजुअली उनकी विकेटें गिरती रहीं। तो इंडिया ने आज काफ़ी ओवरकम किया है, और अब मैं कहता हूँ कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो गई है। लोग मुख्तलिफ क्या सराहिए हैं कि अगर अपना इंडिया मैच सारे जीत जाता है, और इंडिया के मैच भी बड़े आसान है, स्कॉटलैंड से है, नामीबिया से है, और वो रन रेट भी अच्छा कर सकता है, और उसके बाद अगर न्यूजीलैंड इससे हार जाता है अगर अफगानिस्तान से, और दोनों का रन एवरेज कम आ जाए और इंडिया का बेहतर चला जाए, तो इंडिया क्वालिफाई कर लेगा, नंबर 2 पे आ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें पैदा हो गई हैं, और कोई नहीं कह सकता कि कौन सी टीम क्या नहीं होगा। तो थोड़ा सा अब इंटरेस्ट काफ़ी मेरा ख्याल है पैदा हो गया है, लेकिन मेरा ख्याल है, अपना ऑब्जर्वेशन जो है, कि न्यूजीलैंड विल गो थ्रू और बाकी चीज़ें क्या सराहियाँ रह जाएंगी। जी, आप क्या राय रखते हैं इस पर? देखिए, न्यूजीलैंड की टीम जो है, आज आप देखें थोड़ी सी फ्लैटर कंडीशंस आई तो स्ट्रगल करती हुई उनकी बॉलिंग लाइनअप आपको नज़र आई। अब अगर आप पाकिस्तान वाले मैच में भी चले जाएं, उन्होंने मुश्किल किया पाकिस्तान के लिए 134 स्कोर करना। आसिफ ने आके आखिर में जो छक्के लगाए उससे पाकिस्तान मैच जीता, बड़ा मुश्किल किया। उसकी वजह ये थी कि उनके जो लेग स्पिनर थे उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की,
सेंटनर बहुत आला बॉलिंग कर रहे हैं, उनका गेंद जो है वो बिल्कुल जो है हवा में जो है डिप कर रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा जो लाइन लेंथ के ऊपर बॉल कर रहे हैं। वो फैक्टर जो है उनको एडवांटेज दे रहा है। फास्ट बॉलर्स और ये अच्छी तरह जल करते हैं। जहाँ पे आज देखें इनके स्पिनर्स को, सोडी को 40 रन हुए हैं, तो ये स्कॉटलैंड जैसी टीम 150 के बियॉन्ड चलेगी, जो टोटली आउट ऑफ सॉर्ट्स थे। उनके बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही थी कि हमने किस तरह डील करना है वर्ल्ड कप में, और उनसे 100 रन नहीं बन पा रहे थे। आज डिफरेंट टीम नज़र आ रही थी और न्यूजीलैंड स्ट्रगल करती नज़र आ रही थी। हाँ, मैं ये कहूँगा कि न्यूजीलैंड की टीम जो है अच्छा आउटलुक दे रही है, मेहनत कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। बैटिंग में वो वाली एबिलिटी नहीं है इनकी कि ये बड़े मैच में जो है टोटल जो है वो टीम को जो है ना। क्या समझते हैं अगर अभी का रन रेट देखा जाए 1.4 पे इस वक्त है, 1.4 से कुछ ज़्यादा है अफ़गानिस्तान, 0.07 पे इस वक्त है इंडिया और 0.8 पे है इस वक्त न्यूजीलैंड। अब न्यूजीलैंड का मैच है अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान के मैच में न्यूजीलैंड के पास मार्जिन कितना है आगे बढ़ने का, और उधर इंडिया के पास 2 छोटे मैचेस हैं, उनके पास आगे बढ़ने का मार्जिन कितना? देखिए, इंडिया के पास बहुत बड़ा मार्जिन है और न्यूजीलैंड के पास भी है मार्जिन। देखिए, उन्होंने नामीबिया के खिलाफ खेला और उस मैच में भी आपने पिच के ऊपर नज़र रखनी है कि किसको सूट करेगी। सही, ठीक है। अब देखिए, ये इतना बड़ा मार्जिन नहीं रह गया। अब अफगानिस्तान हारा है बुरी तरीके से, लेकिन अभी भी वो ऊपर है। +3 से +1 पे है। उन्होंने मैच 4 खेले हुए, ओके। ये डिसएडवांटेज है उनका। अगले मैच में अगर वो जीतते हैं, क्लोज मैच जीतते हैं, तो रन रेट पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो इंडिया को अगर आप ये समझें कि अगर अफगानिस्तान हरा देता है या नामीबिया हरा देता है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड एक मैच हार जाता है, तो फिर इंडिया ने आखिर में जाके मैच खेलना है। तो उनके पास क्वेश्चन है, उन्हें आइडिया होगा कि हमने क्या करना है। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या टारगेट है जिसको अचीव करना पड़ेगा। अगर बॉलिंग करनी है तो ऑपोजिशन को किधर रिस्ट्रिक्ट करना है, और अगर ना भी कर पाए तो हम कितने ओवर में वो स्कोर कर जाएंगे जिससे हम लोग क्वालिफाई कर जाएं। सो एडवांटेज तो उनके पास आ गया है इसमें आज का मैच जीतने के बाद। अब वही वाला हिसाब है वो हारेगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। सो अब देखिए, एक मैच से जो एक डेड, आपको साफ पता लग रहा था कि यार न्यूजीलैंड ने इंडिया को हरा दिया, पाकिस्तान ने हरा दिया, दे शुड क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स, बड़ी टीम है। उसके बाद उसकी अफगानिस्तान की भी बात हो रही थी, अब इंडिया कंटेंशन में भी आ गया। सो इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ है। सो ये ग्रुप जो है अभी तक डेड नहीं हुआ, जिसको सारे कह रहे थे कि यार ये बोरिंग हो जाएगा। दूसरी तरफ भी अभी तक सेकंड सेमीफाइनलिस्ट डिसाइड नहीं हो पा रहा। सो ओवरऑल कोई भी जो है वो जो क्रिकेट को फॉलोअर है उसका इंटरेस्ट अभी तक कायम है, वो बोर नहीं हुआ अभी तक। सही। मैं सरफराज साहब की भी राय जानूंगा, लेकिन नाज़रीन यहाँ पे लेनी हमें एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा। 10 इसके बाद वापस आएंगे तो सरफराज साहब से बात का आगाज करें। वेलकम बैक नाज़रीन, बढ़ते हैं सरफराज नवाज साहब की जानिब। सरफराज नवाज साहब, आप क्या राय रखते हैं कि आने वाले दिनों में अब न्यूजीलैंड, इंडिया और अफगानिस्तान, लिवरेज किसके पास सबसे ज्यादा है रन रेट को मजीद बेहतर बनाने की? देखें, सबसे अहम बात तो ये है कि 7 नवंबर को मैच होगा अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड जी। वहां से चीजें बाहर निकलेंगी कि क्या होना है क्या नहीं होना। अगर तो न्यूजीलैंड हार जाता है और फिर रन एवरेज देखी जाएगी, उसके बाद इंडिया के पास फिर चांस आ जाएगा कि रन एवरेज बेहतर करने के लिए दोनों कमजोर टीमें नामीबिया और स्कॉटलैंड उनके पास आएगी, तो वो तो वहां पे चांस ले सकते हैं। मेजर इशू यही है कि 7 नवंबर को मैच कौन जीता है, किस एवरेज से जीता है। अगर न्यूजीलैंड सीधा ही जीत जाता है तो दे विल क्वालिफाई, तो उसके बाद तो सारे मामले खत्म हो जाएंगे। जी कप्तान जी, एक क्वेश्चन करूं आपसे? जी जी जी। मुझे ये बताएं कि अगर नामीबिया को कंडीशंस कोई उनकी सूटेबल मिल गई, आप समझते हो न्यूजीलैंड को हरा सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं? नामीबिया का जो मैंने मैचेस देखे हैं, दे आर वेरी वीक अगेंस्ट स्पिन।
तो न्यूजीलैंड की स्पिन काफ़ी अच्छी भी है, और उसके बाद वो मेरा ख्याल है सऊदी जो कल मार पड़ी है उसको आज, तो इट विल बी ए डिफरेंट। फिर उनके लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी हैं, तो ये जो नमीबिया वाले बैकफुट पे ज़्यादा जाके काफ़ी मैचेस में LBW देखा है, तो उसके बाद अब ये मुझे मुश्किल ही लगता है कि नमीबिया से अपना न्यूजीलैंड हारे। सही। आमिर भाई, मेरा आपसे ये सवाल है, नमीबिया का अगर पाकिस्तान से मुकाबला देखें तो वो पाकिस्तान के क्लोज पहुंची। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो इंडिया के साथ नमीबिया का मैच है उसमें इंडिया कितना बड़ा मार्जिन निकाल सकता है? देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि कंडीशंस क्या होंगी। फर्ज कर लें कि आज वाली कंडीशन नहीं है, आज वाली नहीं है। आप देखें, इनके पास बॉलर्स हैं जहां पे गेंद फंसा भी है, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। इनके जो वीज़ा हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ट्रम्पलमैन, इवन इनके जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं फ्राइलिंग, वो भी गेंद अच्छे कर लेते हैं। आप कल का मैच देखें ना, आप 24 रन हटा दें आखिरी ओवर वाले, सही, कितना बचता है? कल के 24 हटा दें, 190 किया ना, 89 किया पाकिस्तान, 89 किया, तो 24 हटा दें तो 165 तकरीबन, 65 तक। उससे एक ओवर पहले भी रन्स बने, ये हफीज़ ने चौके शौके मारे जिसमें, तो उन्होंने एंड तक फाइट किया है। उस टीम में सकत है। अगर आप उनको कंडीशंस दे देंगे, जहाँ पे समझ लें सरफराज भाई ने जो कप्तान जी ने जो इशारा किया है, स्पिनर्स के आगे ये थोड़ा सा फंसते हैं। अगर इनको अच्छी कंडीशंस दे दी जाए इस टीम को, तो जिस तरह आज मुकाबला किया है स्कॉटलैंड ने, तो मैं समझता हूँ कि नमीबिया की टीम उनसे काफ़ी बेहतर है। बॉलिंग इनकी जो है नमीबिया की वो भी अच्छी है, लेग स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उसके बाद 3 बॉलर उनके पास जिस तरह के जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। वीज़ा भी बॉल कर लेता है। सो आई थिंक अगर उनको कंडीशन मिले तो मुकाबला तो तगड़ा होगा। मैं वही कह रहा हूँ, 10-10 रन की विक्ट्री जो है ना बहुत फ़र्क डालेगी, 10-15 रन, 10-15 रन। लेकिन न्यूजीलैंड को मेक श्योर करना है कि वो अपना जो है मार्जिन इन टीमों के खिलाफ कम से कम ज़्यादा रखे। आज जो उन्होंने स्कॉटलैंड के खिलाफ खेला मैच, उनको कम से कम नहीं तो 30-40 रन से जीतना चाहिए था, ताकि उनका नेट रन रेट ऊपर जाता। कि अगर 6-6 पॉइंट के ऊपर भी रह जाए स्कॉटलैंड की टीम जो है वो दरअसल मैच जीतने के हक में तो नहीं थी, लेकिन वो सर लेने के हक में तो थी। कोई ना कोई तो लेगा सर, लेकिन बात सिंपल सी है कि उनको मार्जिन से जीतना चाहिए था, ताकि मेक श्योर करें कि अगर 6 के ऊपर खुदा न खास्ता वो हार भी जाते हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, उनका रन रेट इस तरह का हो कि वो सेल थ्रू कर जाए। सही। सरफराज साहब, आज जिस तरीके से मार्टिन गप्टिल की शानदार परफॉर्मेंस थी, क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान के मद्दे मुकाबिल जब ये टीम आएगी तो उस वक्त सिचुएशन किस तरीके की होगी? क्या इस तरह का ही परफॉर्म कर पाएगी? स्कॉटलैंड के बॉलर्स और अफगानिस्तान के बॉलर्स में जमीन आसमान का फर्क है। देखें यासर, जो गप्टिल की आप बात कर रहे हैं, अगर तो पिच के ऊपर देखना होगा कि क्या है। अगर तो लो बाउंस पिच है, स्लो है, टर्निंग पिच है, तो गप्टिल वहाँ पे तो मेरा ख्याल है इतना कामयाब नहीं हुआ। पास में वो पाकिस्तान में भी PSL खेलने आया और कोई स्कोर नहीं किया इतना बड़ा उसने। और अगर तेज पिच मिली, थोड़ी सी ग्रासी हुई, तो फिर गप्टिल का चांस है ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा तेज हिट मारता है ओवर द टॉप। वो शुरू में आता है, नया गेंद भी होता है, और उसके बाद फिर 2 फील्डर बार होते हैं, उसको चांस होता है काफ़ी हिट आउट करने का। तो अब पिचों के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या पिच है, उसके मुताबिक फिर बॉलिंग सामने क्या है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी फ़र्क डालती हैं। जी सही। आमिर भाई कहना चाहते हैं कुछ? देखिए, इसमें जो न्यूजीलैंड की टीम है उसको आपको अप्रिशिएट करना होगा। उनके पास फ्री फ्लोइंग बैट्समैन इतने ज़्यादा नहीं हैं भी उनके कुछ प्लेयर्स, लेकिन वो वाली फॉर्म में नहीं है। आज देखिए, सिर्फ 8 चौके और 8 छक्के लगे, 172 किया। सही। सो ये टीम में जान है, ये मुश्किल कंडीशंस में भी मेहनत करके बाहर निकल सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस टीम को अभी और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। आपके जितना और पे आपने जोर दिया ना, ये और बहुत ज़्यादा और लग रहा है क्योंकि वो अभी तक कन्विंसिंग नहीं है। इंडिया के खिलाफ बिल्कुल जीते
बड़ा ज़बरदस्त मैच जीते, लेकिन वो जो आउटलुक टीम की ना आपको वो वाला कंफर्ट लेवल नहीं देती। न्यूजीलैंड जब 2019 वर्ल्ड कप खेल रहा था 50 ओवर वाला, उसमें लग रहा था कि ये टीम जीत सकती है, इस टीम में वो वाली जान है, वो सकत है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के लिए नहीं लग रहा कि दे हैव इन देम कि ये T20 वर्ल्ड कप जीते हैं। ऑन द डे, स्पेशल डे हो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी से भी पूछ लेंगे, लोग कन्विंस नहीं है कि दिस इज़ द टीम टू विन द वर्ल्ड कप। सही, यानी इसके मद्दे मुकाबल आपको दूसरे ग्रुप की साउथ अफ्रीका ज़्यादा लगती है? ज़्यादा बेहतर लग रही है वो टीम। उसके बाद आप इंग्लैंड की टीम को देखें, इंग्लैंड को तो छोड़ ही देना, पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इज ऑन अ रोल। आपको लग रहा है कि उसमें मैच विनर है, टीमों में मैच विनर है। यू कैन नॉट पिक अ मैच विनर इन दिस टीम। सही, सिर्फ जो सरफराज भाई ने बात की है बड़ी सही की है, गप्टिल भी वहां पे स्कोर करेगा जहां पे कंडीशंस अच्छी होंगी। सही, अदरवाइज वो आपको स्ट्रगल करते नजर आ रहे हैं। अभी तक जो है वो कन्विंसिंग नहीं है समहाउ। सरफराज साहब, क्या समझते हैं आज के मैच में 210 रन बन जाना, इंडिया के मैच में सिर्फ 2 विकेट्स मिलना, अच्छे बॉलर हैं अफगानिस्तान के पास, क्या पिच की कंडीशन इतनी बढ़िया थी कि वो सारी की सारी हालात जो थे वो इंडियन बैट्समैन के मुवाफिक थे? देखो, पहले दिन जब मेरा अहमद सुहेल के साथ डिस्कशन चल रही थी तो अहमद सुहेल साहब ने कहा था 200 रन बनेंगे, तो आज बने हैं, क्योंकि पिच के मुताबिक ही हुआ है ना। पिच पे गेंद तेज आ रहा था, ऑफ द विकेट मीट होता, बैट छक्का भी जा रहा था और तेज चौका भी जा रहा था, और स्पिनर भी गेंद अप एंड डाउन आ रहा था। तो ये सो अहमद सुहेल ने जो कहा था कि 200 रन भी बनेंगे, तो बने हैं अच्छी पिच पे। अगर लो बाउंस है, टर्न ज्यादा हो रहा है और गेंद फंस जाता है पिच के अंदर, फंसने का मतलब है कि स्लो आता है ऑफ द विकेट, तो उसमें तो जब आप हिट मारेंगे। अब इंडिया का आप देखें, पिछले मैच में उन्होंने जब हिटें मारी हैं तो 4 बैट्समैन बाउंड्री लाइन के अंदर कैच आउट हुए हैं। तो यही वजह थी कि गेंद स्लो बाउंस हो रहा था, तो उसकी वजह से हाई अप ज्यादा जाता था और फ्लैट जो छक्का होता था जो आज हुए हैं, ये काफी फर्क पड़ा है पिच के ऊपर। तो ये सारी बातें तो आइंदा पिच के ऊपर लगेगी कि अगर तो तेज बाउंस वाली पिच होगी तो फिर तो 6 रन होंगे और मजा भी आएगा मैच देखने का। जी, इसमें बड़ी अच्छी बात की कि इस पिच में पेस भी थी, बल्ले पे भी आ रहा था, और यही बॉलर्स जो थे, अगर आप दुबई में या शारजा में इनकी बॉलिंग देखें, या इन्होंने जो पिछला भी मैच खेला यहीं पे अगेंस्ट नमीबिया, जहाँ पे बॉल फंस रहा था, थोड़ा सा गेंद जो है वो स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़ यहाँ पे खेला इन्होंने, गेंद फंस रहा था। सो ये इनको आदत पड़ी हुई थी। आज इन्होंने स्लोअर वन किए हैं उसी पिच के ऊपर, वो थर्ड मैन पे भी चौका जा रहा था और मिड विकेट पे छक्का भी जा रहा था, क्योंकि इनकी वो वाली एडजस्टमेंट, अगर आपने स्लो विकेट के ऊपर जिस लेंथ के ऊपर स्लोअर वन जो पीछे मारते हैं आप वो किया है, वहाँ पे बैट्समैन के लिए मुश्किल होगा। इस पिच के ऊपर आपको स्लोअर वन जो था वो थोड़ा सा आगे गिराने की ज़रूरत थी। आगे गिराते आप वो याद करें जब ईशांत शर्मा और राहुल जो है वो पुल मारने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा सा आगे गेंद गिरा हुआ नहीं लग रही थी। सो ये जो अडेप्टेशन थी अकॉर्डिंग टू द पिच, क्योंकि इन बॉलर्स के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं। आप देखें हामिद की जो एबिलिटी है, उन्होंने यॉर्कर की है, उनको तो इतनी ज़्यादा मार नहीं पड़ी। सो ये इनएक्सपीरियंस बॉलर और उनका वो कैलिबर नहीं है, और वो इन्होंने वो एडजस्टमेंट नहीं की। और मुझे थोड़ा सा है कि जो इनके साथ इतने बड़े बड़े नाम हैं कोचेस, उन्होंने क्यों नहीं इनको समझाया कि ये डिफरेंट विकेट है, आपकी जो वेपन्स हैं स्लोअर वन या बाउंसर, या उनको किस लेंथ से बॉल करना है जो बैट्समैन के लिए परेशानी होगी, वो नहीं हुआ। और पेस थी पिच के ऊपर, उन्होंने एडवांटेज लिया एंड दे पुट अ ह्यूज टोटल। आज कुछ बदलाव की जरूरत थी अफगानिस्तान को अपनी हिकमत अमली में, बॉलिंग हिकमत अमली में वो तरतीब नहीं दी गई, तो जिसकी वजह से ऐसा नुकसान उठाना पड़ा। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, कल के मैचेस पे बिलखुसूस बात करें एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल और जवाब के सेगमेंट पे जाने से पहले कल के मैचेस पे बात कर लेते हैं। कल 2 मैचेस होने वाले हैं। एक तो वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के दरमियान है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान है। एक मैच का जो कुछ भी नतीजा निकल आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि दूसरे मैच से कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। आमिर भाई, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, क्या समझते हैं कि कितने बड़े मार्जिन से ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस हैं? देखिए, बांग्लादेश की टीम भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगी, दे विल बी बैटर्ड एंड ब्रूस्ड। वो कल अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, सर लेने की कोशिश करेंगे। आपको इसका बड़ा शौक है सर लेने का। खैर, वो डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। दे विल बी प्लेइंग फॉर देयर प्राइड, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कोई उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दी, बिलो पार ही चलते रहे हैं, स्कॉटलैंड से भी हारे हुए हैं। सो कल आके बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे और कंडीशंस भी थोड़ी सी फेवर तो करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। इनको शारजा में मैच है ना कल जी। हाँ, थोड़ा सा बांग्लादेश के लिए आसान होगा। उन्होंने 190 किया हुआ यहाँ पे, आपको याद होगा, अगेंस्ट श्रीलंका। तो वो जब मैच तो फंसाने की कोशिश करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के भी इश्यूज चल रहे हैं। देखिए, उनका बैटिंग ऑर्डर जो है, कह रहे हैं कि वो शुरू से ही ऑफ कलर दिखाई दे रहे हैं। उनका अभी तक बैटिंग ऑर्डर सेटल नहीं होने पा रहा है। जहाँ पे जिस प्लेयर को भेजना चाहिए, पिछले मैच में जब स्टॉइनिस को इन्होंने भेजा, मैक्सवेल की विकेट नहीं थी, घास वाली पिच थी, जहाँ पे जब अर्ली विकेट्स गिरे तो आपको एक टेक्निकली बेटर प्लेयर भेजना चाहिए था। वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, उनके विकेट कीपर जो बैट्समैन है लेफ्ट हैंडेड, उनको भेजना चाहिए था। अभी तक उनके जो इश्यूज हैं चल रहे हैं। वो लग रहा है कि बड़ी टीम है, लेकिन वो वाली प्रेपरेशन नज़र नहीं आ रही जो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ एसोसिएट करते हैं जब वो ICC टूर्नामेंट खेलने आते हैं। वो बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। कल वो आके जो है ये सारे जो मामला हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आके अच्छे तरीके से जो मैच खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी उनका चांस है सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने का। सही। नाज़रीन, सवाल और जवाब का जो सेगमेंट है उसमें कल की जो फातेह थी उनका नाम है फ़िज़ा खान, ताल्लुक़ लाहौर से है। बेहतरीन सवाल उनकी जानिब से भिजवाया गया। आप भी अपना बेहतरीन सवाल हमें भिजवाइए। इस प्रोग्राम में आपके बेहतरीन सवाल को शामिल किया जाएगा, फिर आपको एक गेंद ऑटोग्राफ से आमिर सुहेल साहब के आपके घर भिजवाई जाएगी। तो आज के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। नहीं, उससे पहले उससे पहले आपने खातून को जो दिया है बिल्कुल सही, वो इनाम की हकदार है। लेकिन उसके साथ साथ यार आपको सोचना चाहिए, वो एहतशाम जट साहब जो थे फैसलाबाद के, वो जो रियाजीदान थे, जिन्होंने इतना तजिया पेश किया, इतनी उन्होंने अपने जुनून वो बर्न किया, मिडनाइट ऑयल, अरक रेजी की, सोचा, सारा कुछ किया, उसके बाद उन्होंने जो वो भेजा, हमें अप्रिशिएट तो करना चाहिए। आप ना करें, मैं तो करूँगा। मैं उनके लिए स्पेशल ये जो है बॉल साइन कर रहा हूँ। आज के दिन नाज़रीन 2 ऐसे हैं इंतखाब सवालों के, जो बेहतरीन सवाल का इंतखाब। एक तो वो कि जो हम अपने रोज़मर्रा के सवालात से निकालते हैं, और दूसरा आज ज़िशान जट साहब को आमिर सुहेल साहब की तरफ से बिलखुसूस आज ये गेंद पर साइन करके उनके घर भिजवाया जाएगा। तो आप भी अपने बेहतरीन सवाल भिजवाते रहिए। आज के सवालों की जानिब बढ़ते हैं कि आज क्या सवाल किए गए हैं। तो नाज़रीन मुलाहिजा कीजिए। क्या वजह है कि जो UAE की पिचेस हैं वहाँ पर बैट्समैन से ज़्यादा बॉलर ज़्यादा स्टेबल हैं? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो पिचेस हैं इन पर स्पिनर ज़्यादा सक्सेसफुल हैं जितने फास्ट बॉलर सक्सेसफुल नहीं हैं। मेरा सवाल सर आमिर सुहेल से है। पाकिस्तान टीम के हसन अली को बाहर ना बिठाने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? जब ओपनिंग प्लेयर पाकिस्तान का एक आधा आउट हो जाता है, इनमें से मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम आउट हो जाते हैं, तो पाकिस्तान के जो वन डाउन पोजीशन मिडल ऑर्डर में आने वाले बैट्समैन वो रन्स इस तरह क्यों नहीं कर पाते? वक्फन से विकेटें गिरती रहती हैं जब ओपनर एक आधा आउट हो जाए। आमिर भाई, सबसे पहले तो बात ये कि अनयूजुअल पिचेस जो UAE की हैं उस पे एक तो वो उन पिचेस के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात, और दूसरा ये कि उधर स्पिनर ज़्यादा सूटेबल हैं या फास्ट बॉलर? देखो, दोनों अच्छा कर रहे हैं इन पिचेस के ऊपर। अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को देखें तो पाकिस्तान के तो ज़्यादा अच्छा काम फास्ट बॉलर्स कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के सोटी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और बाकी टीमों के भी, हसरंगा ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। आपने ऑस्ट्रेलिया के जो जैम्पा हैं उन्होंने भी आपने देखा आउट किए। आदिल रशीद और स्पिनर्स बड़ा अच्छा कर रहे हैं जो इन पिचों के ऊपर सही लाइन और लेंथ पे बॉल करता है, क्योंकि पेस नहीं है। बैट्समैन को सारा वर्क करना है। उसने अगर सिंगल भी लेनी है तो उसको गेंद को बड़ा लेट खेलना पड़ रहा है। अगर उसने बड़ी शॉट भी मारनी है, जब आप बड़ी शॉट मारने की बात करते हैं तो बल्ला आपने गेंद को मीट करना अपनी बॉडी के आगे। सही, ठीक है। यहाँ पे गेंद चूंकि लेट आ रहा है तो आपको बड़ा मोहतात होकर ये जो है गेंद को मीट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहे हैं इस लेकिन बैटर्स जिन्होंने एडजस्टमेंट की है
उन्होंने कंसिस्टेंट रन्स किए। बाबर आजम 3 50 करके, उसके साथ रिजवान भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, आसिफ अली ने छक्के मारे, और भी बैट्समैन जो है अच्छा कर रहे हैं। रैंकिंग में पहले नंबर पे आने पे मुबारकबाद भी बनती है। इट्स ऑल अबाउट अडेप्टेशन, कि आप कितनी जल्दी अडेप्ट करते हो, कितने अच्छे तरीके से पिच को रीड करते हो और ऑपोजिशन की बॉलिंग अटैक को एज ए बैट्समैन रीड करते हो, और एज ए बॉलर बैट्समैनों को रीड करके पिच के मुताबिक बॉल करते हो, आपको सक्सेस मिलती है। कारकर्दगी ना दिखाने के बावजूद भी हसन अली का टीम में रहना, उसको कैसा देखते हैं? देखिए, हसन अली के पास एक्सपीरियंस है, आपने उनको कॉन्फिडेंस देना है। अगर उनको मार पड़ रही है तो वो इस तरह के बॉलर है, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, बड़े लकी बॉलर हैं, उनको कहीं ना कहीं से विकेट मिल जाती है। और कप्तान के लिए ये लग्जरी है, अगर आप T20 में ऐसा बॉलर खिलाएं, अगर चले उसको 35-40 भी हो जाता है, अगर आपको वो 3 इंपॉर्टेंट विकेट लेके दे देता है, इट्स नॉट अ बैड डील। सही। तो आप क्या समझते हैं? एक सवाल ये है कि टॉप ऑर्डर के बाद हमारा जो मिडल ऑर्डर है उसमें मुस्तहकम मिजाजी नहीं दिखाई देती। कोई एक आधे मैच में चलता है, फिनिशर चलते हैं या टॉप ऑर्डर चलता है, मिडल ऑर्डर हमारा मजबूत नहीं। देखिए, बात यह है मोमेंटम को आगे लेके जाने की ज़रूरत है। अब फ़खर जमान ऐसे बैट्समैन है जो सिंगल्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करते, वो मारते हैं बड़े स्ट्रोक्स। अब उनके लिए भी ये अडेप्ट करना है, कितनी जल्दी वो अपने आप को जो है एडजस्ट करते हैं इन पिचेस के ऊपर, और गेम प्लान कौन सा लेके आते हैं। अगर वो कर लेते हैं तो आई थिंक ही इज़ एज डेंजरस एज एनीबडी इन दिस टूर्नामेंट। और आपको पता है हफीज़ अनलकी रहे, कल उन्होंने अच्छी बैटिंग, फॉर्म उनकी पहले मैच से बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा है, शॉर्ट ऑफ रन्स थे, कल उन्होंने रन्स किए, ये भी ठीक हो गया। शोएब मलिक बड़ी सेंसिबल बैटिंग करते आ रहे हैं। बेसिकली नंबर 3 के ऊपर फ़खर जमान जो है वो कंसर्न है, उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है, और उनको पिच रीड करके जो हमारे बैटिंग कंसल्टेंट इस वक्त हैं मैथ्यू हेडन, उनको समझाना, वो भी लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे, उनकी टेक्निक को समझ के उनको सिर्फ ये बताना है कि अंदर जाके फॉर फर्स्ट फ्यू ओवर्स आपने करना क्या है। अगर वो सही तरह अप्लाई कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो डेंजरस बैट्समैन है, और वो ऐसे बैट्समैन है वो आपको मैच ज़रूर जिताएंगे। एक आखिरी सवाल, अब T20 और वनडे की रैंकिंग में बाबर आजम टॉप पे पहुंच चुके हैं। अब बाबर आजम का अपना भी मानना ये है कि जब आप टॉप पोजीशन पे चले जाते हैं तब आपको मुस्तहकम मिजाजी दिखाना पड़ती है, तो उनके लिए क्या ज़रूरी है? देखिए, जिस तरह वो खेल रहे हैं ना, वो खेलते जाए। सही। थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने अपनी गेम में बैट्समैनशिप में वो बड़े स्ट्रोक्स लेके आए हैं जो प्रेशर रिलीज़ करवाते हैं, निकल के भी मारते हैं, इन दी एयर एक्स्ट्रा कवर भी मारने शुरू कर दिए। सो उनके पास गो टू स्ट्रोक्स आ गए अंडर प्रेशर। अब वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम एक किस्म के रोल मॉडल बन रहे हैं पाकिस्तान के जो फ्यूचर बैट्समैन है। इस तरह खेलो, सही, इस तरह खेलो, अपनी टेक्निक को मजबूत करो, तो आप भी नंबर 1 जो है रैंकिंग में आ सकते हैं। नाज़रीन, दिए गए नंबर पे आप अपने सवालात हमें भिजवाएं, बेहतरीन सवाल का इंतखाब किया जाएगा, और यूं ही आपका नाम अनाउंस करके आमिर सुहेल साहब के सिग्नेचर से बॉल आपके घर भिजवाई जाएगी। देखते रहिए फिफ्थ अंपायर। आज मुझे और आमिर सुहेल साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने